बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में हुआ है अब से थोड़ी देर पहले तक, शायद वो देखने के बाद सबके होश ठिकाने आ गए हैं कि हो क्या रहा है सिंध हाउस के अंदर। कल तक तो ये खबरें थीं कि बहुत सारे लोग छुपे बैठे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। वो मंजर पर भी आए, उसमें नूर आलम साहब और राजा रियाज साहब जो वो सर फहरिस्त हैं। बाकी लोगों की फहरिस्त भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बहरहाल तमाम ही लोगों के बारे में अब ये बात क्लियर हो गई थी कि वो सिंध हाउस के अंदर मौजूद है। ये जो मंजर है ये अभी थोड़ी देर पहले का है, और ये सारे जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो सिंध हाउस के बाहर अंदर भी गए और दरवाजा भी तोड़ा और बाकी सारा कुछ हुआ। अच्छा, हम वैसे तो मीडिया ही समझ रहे थे कि ठीक है सारे जो ये कारकुनान हैं या वोटर सपोर्टर्स हैं उनको गुस्सा आया है, लेकिन शायद बात इससे आगे बढ़ गई जब दो MNAs खुद मंजर आम पर आ गए। अताउल्लाह नियाजी साहब और फहीम खान साहब दोनों कराची से इलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड है, आई डोंट नो, बहरहाल वहां पर वो दोनों मौजूद थे, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये सारा मॉप लेकर ये लोग वहां इकट्ठे हुए थे। अब ये क्यों हुए थे, इनका मोटिव क्या था, ये सारी रिपोर्टिंग तो हो गई। सिंध पुलिस के हवाले से शर्जील इनाम मेमन साहब थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने आके कहा भाई इसलिए हम सिंध पुलिस लेकर आए थे क्योंकि हमें पता था कि आपने इसी तरह धावे बोलने और ये सारी कुछ हंगामा राय की कैफियत बनानी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बकौल शर्जील इनाम मेमन साहब के कि वो हंगामा राय की तरफ जाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन ये सारा खेल जो है वो ऐवान के अंदर खेलना चाहती है। इस खेल का खिलाड़ी कौन है शायद ये तो छुपा हुआ है, लेकिन इस आखिरी ओवर में कौन जीत पाएगा ये अहम तरीन नुकता है। इस वक्त मैं सबसे पहले जरा आसिया कौसर से बात कर लूं क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल सिंध हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। जिन लोगों को हमने के लिए लाइन अप भी किया था वो सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट का इशू आ गया और ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है। आसिया क्या मामला हुआ? देखिए पहले तो हमने देखा कि कोई 100 से ऊपर बंदा जो है वो सिंध हाउस के बाहर दरवाजे पर आया, फिर वो चले गए, फिर वो दोबारा आए, और ये MNAs कहां से आ गए थे? ये सारा मॉब इन दो MNAs ने इकट्ठा किया है। जी बिल्कुल, देखने में लगता है ऐसा ये है कि ये जो मॉब सेकंड टाइम जो है वो लाया गया था, जिसने आके सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े और सिंध हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ये MNAs की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी हुआ है, क्योंकि इससे पहले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से जो है वो बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर धरना दिया, एहतजाज किया और वो यहाँ से वापस चले गए। उन्होंने हाथों में लोटे भी उठाए हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर उस वक्त तैनात की गई। बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर भेजी गई थी और उसमें SP भी शामिल थे और दीगर पुलिस के अफसरान भी शामिल थे। उसके बाद 1 घंटे के बाद दोबारा एक मॉब आया जिसमें जो है वो 2 MNAs भी शामिल थे। पहले जब कारकुनान आए तो वो कॉर्नर पर खड़े थे, जब ये 2 MNAs आए तो उन 2 MNAs के साथ ये कारकुनान आगे की तरफ बढ़े। पहले इन्होंने बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो पहले सिंध हाउस के दरवाजे क्रॉस करने की कोशिश की गई। जब वो दरवाजे क्रॉस नहीं कर सके तो उन्होंने लाते मार के आसिया, आप मुझे ये बताएं ना, आसिया ठीक है ये वाला तो मंजरनामा हमने देखा है, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो अंदर लोग गए थे वो कारकुनान अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे या उन्होंने दरवाजा तोड़ा था और बाहर ही सिंध पुलिस के जो अंदर लोग सिंध हाउस में मौजूद थे वो उनको रोकने में कामयाब हुए? क्या कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई हैं और MNAs भी गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? जी बिल्कुल, कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई हैं और 2 MNAs को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसमें फहीम खान और जो है वो MNA अता भी जो है वो शामिल हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि दरवाजे तोड़ने के बाद ये जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन सिंध हाउस के मेन गेट से लेकर अंदर जो रूम्स हैं वहां तक भी काफी जो है वो फासला है और बड़ा एक आप कह सकते हैं कि लॉन जो है वो बना हुआ है। सिंध पुलिस हमें यहाँ पर बिल्कुल खामोश नजर आई है। बातों के जरिए जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही है कारकुनान को, लेकिन किसी किस्म का कोई तशद्दुद सिंध पुलिस की जानिब से हमें सामने नजर नहीं आया और ना ही किसी किस्म का कोई लाठीचार्ज किया गया है सिंध पुलिस की जानिब से। इस्लामाबाद पुलिस के आने के बाद जो है वो उन कारकुनान को बाहर निकाला गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई और 2 MNAs को भी गिरफ्तार किया। अच्छा आसिया, आप मुझे बताएं कि अंदर सिंध हाउस, ये तो बाहर आज सारा दिन हो रहा है ना, मतलब ये जो दोपहर से सारी कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन ये सिंध हाउस में अब जो वो नाराज अरकान थे या जो वो पता नहीं किसको वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन बहरहाल वो सारे किधर हैं? सारा सिंध हाउस खाली है, यहाँ पर सिर्फ MPs MNAs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं या PTI के लोग भी अंदर बैठे हुए हैं? जी, सराय के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं वो तो अंदर मौजूद हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ MNAs जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकियों को जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा था कि 20 से ज़ायद मुहर्रिफ अरकान अंदर मौजूद हैं, वो 20 से ज़ायद अरकान अब जो है वो 3 से 4 अंदर जो है वो रह चुके हैं। बाकी तमाम अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उनको मुंतकिल यहाँ से किया जा चुका है। जब ये कारकुनान अंदर दाखिल हो रहे थे तो सिंध पुलिस ने उनको बारहा कहा कि यहाँ पर अंदर कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अंदर
मौजूद थे, जिन्होंने इस सारे वाकये के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस सारे वाकये का नोटिस लेने के लिए अब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जो है वो दरख्वास्त देने का भी फैसला किया है कि ये जो आज सिंध हाउस में हुआ है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और दरख्वास्त दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी सिंध हाउस के बाहर से। सियासी मंजरनामे का मैंने कहा कि सूरत हाल कुछ गैर वाज़ेह सी है और शायद कुछ वाज़ेह भी है, यानी अब तबसरा और तज्जिया शायद बहुत आगे पहुंच गया है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसकी माँ पे हो रहा है। शायद इंटीरियर मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी कहा शर्जील इनाम मेमन साहब ने, यहाँ तक कहा कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि सारा क्रियोस जो क्रिएट हुआ है उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस एज पर देम वो कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन ज़रा एक और नाराज कारकुन अहमद हुसैन डहर साहब, हमारी इतलात ये थी कि ये सिंध हाउस में है, अब आखिरी इतलात ये आई हैं कि ये भी सिंध हाउस में नहीं है और ये हमारे स्टूडियो पहुंच गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद स्टूडियो से अहमद हुसैन डहर साहब कैसे पहुंचे और ये इनका जो सफर था पार्लियामेंट लॉजेस से सिंध हाउस का ये कैसे तय हुआ डहर साहब? अच्छा, मैं कहा जा रहा है ब्रेक ले लें और फिर ब्रेक से जब वापस आते हैं तो अहमद हुसैन डहर साहब से पूछेंगे कि पार्लियामेंट लॉजेस से सिंध हाउस और फिर सिंध हाउस से जीटीवी का जो सफर है उन्होंने कैसे तय किया, क्योंकि यहाँ पर मामला काफी बिगड़े हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सारे नाराज कारकुनान इनको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन पैसा बहरहाल इस सब में चल रहा है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी अब से कुछ देर पहले एक खास बयान आया, वो आपके साथ शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। सूरत हाल इस्लामाबाद में कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई उस वक्त जब जाहिर है हमने देखा सिंध हाउस पर एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि वो हमला था, धावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। लेकिन आखिरी अभी मैंने ट्वीट देखा है एक सहाफ़ी का जो बता रहे हैं कि दोनों एमएनएस जो हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो कारकुनान थे जिनको गिरफ्तारियाँ की गई थी उनको भी रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन अहमद हुसैन डहर रुकने कौमी असम्बली टिकट पे आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टिकट लेने में भी बड़े मसले थे, अब टिकट ले लिया तो अब टिकट छोड़ने पे भी बड़े मसले हैं और ये भी सिंध हाउस में थे हमारी इतलात के मुताबिक, और अब क्यों नहीं है, कहाँ हैं? लेकिन मेरी इतलात ये है कि अब तो वो हमारे स्टूडियो पहुंच गए जीटीवी के। डहर साहब अस्सलाम वालेकुम, पहले बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये पार्लियामेंट लॉजेस से आप लोगों ने सफर तय किया, सिंध हाउस पहुंचे, अब आप सिंध हाउस में भी नहीं है, खैर अभी तो आप हमारे प्रोग्राम के लिए आए हैं, ये कैसे सफर तय हुआ, क्या मामला चल रहे हैं अंदर और कितने लोग हैं? शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सिंध हाउस में नहीं था, मैं पार्लियामेंट लॉजेस में ही था और मेरी फैमिली की एक शादी थी जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद आया हुआ था। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं, मैं बागी ज़रूर हूं लेकिन मैंने पिछले 3 महीने से बल्कि 3 साल से 3 साल पहले मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी को जब साउथ पंजाब में ये वहाँ पे सेक्रेटेरिएट जो है ना वो मुल्तान में नहीं कर रहे थे और उसमें इख्तियारात नहीं दे रहे थे। तो मैं तब से जो है ना जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर हमेशा स्टैंड लेता हूँ क्योंकि मैं हक और सच और ज़मीर की सियासत करता हूँ। तो अभी भी मैं 3 महीने से मैंने कुछ मेरे डिमांड्स थी जो मैंने पार्टी को कह रहा था, वो आपको पता है इस पार्टी में मिनिस्टर्स के अलावा किसी की नहीं सुनी जाती, तो हम सिंपल एमएनए हैं तो हमारी तो वैसे ही नहीं सुनी जाती। तो मैंने इनको डिमांड्स दी हुई थी कि जब तक 3 महीने से आप ये मेरे डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे मैं असम्बली नहीं आऊँगा। अच्छा। पिछले 3 महीने से मैं असम्बली नहीं गया, ये आप नोट मेरा रिकॉर्ड पे है और उसके मैंने अभी ये एहतजाज किया हुआ था कि मैं नहीं आऊँगा, तो अभी भी मैं उसी एहतजाज पे कायम हूँ। इन्होंने वो मसाइल हल नहीं किए जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के मसाइल थे। चलिए मैं जरा जल्दी चलना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि और भी मामला हैं वो भी देखना है। ये आज सिंध हाउस पर हमला भी हो गया है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सर ये बताएं ना कि आपने इल्जाम लगाया रिश्वत देने का, तो कहते हैं ना अलराशी वल मुर्तशी, तो आपसे मांगा किसने रिश्वत, आपने दी किसको रिश्वत? जरा पहले मुझे बताएं। शाहिदा रहमानी एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाती हूँ, लेकिन जरा मुझे पहले ये बता दें आप किसको रिश्वत दी, कितनी रिश्वत दी, कब दी? गाइड हुई है ये बात। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सीट के हासिल करने के लिए तो मुझे धरना देना पड़ा था। मैंने ये कहा है कि एज एमएनए चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो काम हम लेने जाते हैं, तो मैं काम लेने गया तो उन्होंने काम करने के लिए पैसे लिए मुझसे। जब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एमएनए से पैसे लिए जाएंगे तो क्या ये रियासत मदीना है? क्या वजीर आजम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मुझसे पैसे लिए गए हैं काम
करने के लिए। और जब डीसी और कमिश्नर के पास हम जाते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि मुझे मेरिट दें। मैं रहीम यार खान में एक वाकया हुआ तो मैं वहां गया तो वहां पे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया आप 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा, मैं जरा शाहिदा को भी शामिल गुफ्तगू करूं, फिर मुझे आपसे ये पूछना आपको कितने करोड़ मिले हैं सर, क्योंकि यहाँ तो कहा जा रहा है बोरियां खुली हुई है सिंध हाउस में। शाहिदा रहमानी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिदा, ये आज सिंध हाउस के अंदर आज भी आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रखा हुआ था और फिर उनके कारकुन बाहर आए और सारा तमाशा हमने देखा है स्क्रीन के ऊपर। ये क्यों कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों वहां पर लोगों को रख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने तहरीक अदम एतमाद पेश की है, उस पे स्पीकर को अब तक इजलास बुला लेना चाहिए था। अब जब देखा कि इनके अपने अरकान जिसका हम पेशगी बता रहे थे वो खुद इनको एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं इस हुकूमत की नाअहली से, इस हुकूमत की बदगुनवानी से, इस नाअहल हुकूमत के करप्शन से, इस नाअहल हुकूमत ने जो महंगाई का सुनामी आवाम पे बर्पा किया है, यही वजह है कि वो अरकान असम्बली अपने हल्कों में नहीं जा सकते। उनके अवाम कहते हैं कि जी वो 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर तो दे दें। वो जो आपने वादा किया था कि महंगाई, देखिए मेरी बात सुने, 1 मिनट, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने इन सारे लोगों को सिंध हाउस के अंदर अकोमोडेट किया। अब आज आपने देखा है ये क्या हुआ है, सिंध हाउस के बाहर सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो आ गए, 7 MNAs आ गए, तो सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जा रहा है कि यही पैसे दे रहे हैं, यही लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आप लोग न सिर्फ ये कि इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं बल्कि इस सारी एजिटेशन को फैलाने में भी आप लोगों का किरदार है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पुरअमन सियासत की। अभी हमारा लाखों का मजमा डी चौक से पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुआ, जो कराची से हमारा एक अवामी मार्च शुरू हुआ था। हम हमेशा इस तरह के इंतशार बदअमनी पे यकीन नहीं रखता और पीटीआई रखती है। पीटीआई ने पहले पार्लियामेंट पे बाहर से हमला किया था, आज पार्लियामेंट पे अंदर से हमला हो रहा है, इमलाक पे हमला हो रहा है, हुकूमती इमलाक पे जिस तरीके से हमला हुआ कल सबने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उन अरकान असम्बली ने कुरान पे हाथ रख के कहा कि हमने एक पैसा ना दिया ना लिया। हाँ, कुरान ये भी कहता है कि जो इल्जाम झूठे लगाता है उस पर भी उसके। अच्छा, ओके, चले अब आप जब पैसे लेने की बात करिए ना, ये डहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मलिक अहमद हुसैन डहर साहब, मामला ये सही बात हो रही है। देखिए, अब तो बहुत सारी चीजें ना वाजे हो गई हैं। कल हमने देखा फुटेजेस के अंदर नमाजें पढ़ी जा रही थी माशाल्लाह से, ना उसके अंदर सारा कुछ हो रहा था। लेकिन सर दिल पर हाथ रख के बताएं सर, कितने करोड़ में काम हुआ है? मतलब जमीर तो जागे हैं बहुत सारों के, तो वाकई कोई करोड़, 17 करोड़, 8 करोड़, कितने करोड़ों में आपका मामला तय हुआ सर? जब मैं पीटीआई में आया तो मैं बड़ी कन्विक्शन से आया कि ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है इमरान खान और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम जो है ना सिस्टम चेंज करेंगे, हम यहाँ इनकलाब ले आएंगे, हम लोगों को हक दिलवाएंगे, बड़े ख्वाब देखे। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि ये अच्छे लोग हैं, आप इधर जाएं। जब मैं आ गया तो मैंने देखा, मैंने कहा जी मैं तो ज़िंदगी भर इमरान खान को छोड़ूंगा ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ इमरान खान को छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो इस चीज़ पे कायम हो गया, मैं इमरान खान को हर तकरीर में अर्तगुल कहता था। कुछ अर्सा पहले मैंने देखा कि खान साहब 4 नून लीग के MPs को मिल रहे हैं और मिलवाने वाले वजीर आला साहब हैं। मैं देख के मेरे ख्वाबों का महल टूट गया कि भाई मैं तो ये सोचता था कि मैंने पूरी जिंदगी खान साहब के साथ रहना है, ये 4 MPs को मिल रहे हैं, इन्होंने कितने में उनको खरीदा है, अच्छा उनको क्या दिया है। अब मैं ये इल्जाम लगा दूं कि इमरान खान ने उन्हें 1 अरब रुपया दिया। मैं इल्जाम नहीं लगा रही ना, इल्जाम लगा दूं। मैं आज भी कहता हूं इमरान खान ऑनेस्ट हैं, मैं इनकी तरह नहीं हूं कि जब भी देखते हैं कोई बंदा इन्हें छोड़ रहा है उसको गंदा कर देते हैं, उस पे इल्जाम लगा देते हैं। तो सर आपकी बात, एक सेकंड ना डहर साहब, आपसे सवाल है। डहर साहब ये मुझे बताएं ना कि आपने पैसे नहीं लिए और आप कह रहे हैं फिर भी जमीर माशाल्लाह जाग गया, अच्छी बात है, लेकिन सर आप इस्तीफा दे देते, मामला खत्म हो जाता। आप कहते हैं रखनी नहीं मुझे ऐसी सीट भाई जो जिस किसी काम की नहीं। आप कह रहे हैं आपके हल्के के लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया है, शायद भी यही बात कर रही हैं आप लोगों के लिए, तो आप इस्तीफा दें और बात खत्म करें, आगे का मामला देखते हैं। फिर ना कोई ऑफर हुई है, ना किसी मेंबर ने 1 रुपया लिया है, ना कोई ऑफर हुई है। जो ये बातें कर रहे हैं उनसे पूछें, 4 जो आपने MPs मिलाए हैं नून लीग के, आपने उनको कितने पैसे दिए हैं। बात यह है जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, हमें लोग कहते हैं कि जी आप क्या PTI में आए हैं, आप डिलीवर तो कर नहीं रहे, लोगों को हम क्या जवाब दें। जब आपका वजीर आजम ये कह रहा हो कि मैं आलू का, मैं घी का, मैं चीनी का, ये ट्वीट जो चल रहा है ये नूर आलम खान साहब का चल रहा है, और नूर आलम खान साहब ने ये नंबर और
ये सारा जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है कि उनको थ्रेट दिया जा रहा है, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, मुझे नहीं पता किसकी जानिब से है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीजें थ्रेटनिंग इसमें लिखी हुई हैं, जो कि मामला ज़ाहिर है गंभीर होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नुमाइंदे हमारे साथ हों, क्योंकि ये जो नुमाइंदे हैं ये तो मुनर्रिफ हो चुके हैं, या ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाते। लेकिन शायदा ये जो मंजरनामा है ये सियासी खेल आखिरी ओवर में है। देखिए इसकी बिसात जिस तरह भी बिछाई गई है, जैसे भी बिछाई गई है, शायद आप हमसे ज्यादा बाइल्म हो, लेकिन इसका नुकसान आप देख रही हैं कि सिस्टम को पहुंच रहा है। इसके लिए आप लोग कोई अफवाह तफहीम का रास्ता नहीं निकाल सकते शाहिदा? और तमाम अपोजिशन ने एक आईनी रास्ता निकाला इमरान खान को हटाने के लिए। हमने पार्लियामेंट में हमने नहीं किया, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का हुक्म नहीं दिया। हमने नहीं कहा कि बिजली महंगी हो गई तो बिल फाड़ दें, गैस महंगी हो गई तो बिल फाड़ दें, बाहर से जो लोग पैसे भेजें वो हुंडी के जरिए भेजें। हमने इस तरह की हमने ये नहीं कहा ओए एसपी छोड़ दे इसको वरना मैं चुरा के ले जाऊंगा। हमने थाने में घुस के अभी जिस तरह शहबाज गिल ने गालियां दी और जाके थाने से अपने लोगों को लेके गए, हमने इस तरह की कोई हरकत कभी ना की है और ना इस तरह की यकीन रखते हैं। हमारा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि कराची से हम चले 27 को और यहाँ 8 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचे। लाखों की तादाद में 40 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पे हमारी गाड़ियां फैली हुई थी, लेकिन हमारे पुरअमन तरीके से हमने नहीं कहा कि पार्लियामेंट पे हमला कर दो, वरना अगर उस वक्त कहते तो इनका तहत वजीर आजम उसी वक्त घर चला जाता। लेकिन आज वजीर आजम को अखलाकी तौर पर वो अपनी फवाद चौधरी देकर उन्हें नहीं, अब फवाद चौधरी हो या उनकी कैबिनेट, उनको जरूरत ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। उन्हें इजलास बुला और देख लें कि उनके अरकान उनका साथ छोड़ गए, वो इस्तीफा देंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं आपने सिंध हाउस के अंदर तमाशा लगा दिया है, हम आपको सिक्योरिटी दें या लोगों को रोके, हम क्या क्या करें? आप हमारे साथ तो ये अंदर मतलब रेड जोन के टेरिटरी के अंदर आप लोग ये सब करवा रहे हैं। हुकूमत ने जो इतने टाइगर पाले हैं, वो जो टाइगर को एक फोर्स मलेशिया फोर्स बनाई है, ये उसके गुंडे हैं। और बाकायदा वजीर दाखिला जो शेख रशीद ने कहा था कि सिंध हाउस पे हमला होगा, तो आज हमला हुआ है, तो इनके वज़रा ने करवाया है। ये इन्होंने पूरा तमाशा किया है, ये हुकूमती दहशतगर्दी है और इसकी दहशतगर्दी के एक्ट में इनकी FIR कटनी चाहिए। इन सबको गिरफ्तार, इनका ECL में नाम डाल के इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ शायदा, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। जरा ब्रेक से वापस आते हैं तो डर साहब से भी पूछ लेते हैं कि अब यहाँ तक तो मामला पहुंच गए हैं, इससे पीछे यानी वापसी का रास्ता हो सकता है या नहीं, क्योंकि रातों रात बहुत सारे बयानात बदलना भी शुरू हो रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मैं कह रही हूँ बार बार के पाकिस्तान की सियासत के जो मंजरनामे हैं उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात शायद अपोजिशन की जानिब से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त का जो रवैया है उस पर बड़ी डिबेट हो रही है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद हुसैन जहर साहब जो कि नाराज रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद हैं। जहर साहब, मैं क्या बाकी सारे लोग भी शायद जानना ही चाहेंगे कि सिंध हाउस के अंदर आप थे भी, आपने अभी स्टार्ट में भी कहा कि मैं नहीं था, लेकिन हम फिर तकरार के साथ आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप वहां थे, और अगर थे तो ये सब कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है इससे आप कैसे बच के निकल कर आए और क्या हो रहा था वहां पर? मैं तो ना सिंध हाउस में हूं, मैं तो आपके स्टूडियो में आया बैठा हूं मैडम। कल मैं जियो में गया हूँ, मैं हर चैनल पे खुद जा रहा हूँ। अच्छा। अब मैं आपके चैनल में आया बैठा हूँ, मैं सिंध हाउस में हूँ। मेरे से तो आप वो बात करें जहाँ मैं मौजूद हूँ। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं, चैनल में खुद चल के आ गया हूँ, इसलिए कि मैं सच्चा हूँ, मैं खरा हूँ, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि अब PTI के साथ आपने छोड़ दिया है ना, मतलब अब तो आप PTI के साथ नहीं है, तो अब आप मामलात में क्या, मैं बार बार सबसे पूछ रही हूँ बहुत सारे मुनर्रिफ लोगों से कि आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस्तीफा देंगे मामला खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। आपके नाम पर आज लोटे वहां दिखाए गए हैं, उसके बाद वहां पर इतना धावा बोला गया सिंध हाउस के हवाले से, आप कह रहे हैं आप नहीं थे लेकिन बाकी सारे लोग तो थे ना वहां अंदर। तो अब सवाल ये कि आप इस्तीफा दे देते हैं और मामला आगे बढ़ाते हैं। फिर PTI के साथ देखिए, मैं PTI में इस वक्त मौजूद हूं, मेरे कुछ मुतालबात हैं, ठीक है। मेरे मुतालबात ये पूरे कर दें, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैं कहीं भी नहीं जाता। मैंने आपको बताया है कि मेरे मुतालबात ये हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर ठीक करें, चेक एंड बैलेंस कायम करें, ये अपना करप्शन जो है उसको उसके नोटिस लें, और इन्फ्लेशन ये मुतालबात डॉक्टर साहब, ये जो मुतालबात आप मुझे गिनवा रहे हैं ना, मेरा ख्याल है आपने काफी सारे लिखे हुए।
हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ ना डर साहब, अगर आपने ये सारे मुतालबात आपको अभी याद आ रहे हैं? अगर मैं 3 साल से ये मुतालबात ना कर रहा हूं तो मैं अभी अभी सियासत छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज, देखें आप मुझे आज बुलाया है ना, मैं 3 साल से ये मुतालबात कर रहा हूं। 3 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था, 3 साल पहले सीएम को, कि अगर आपने सेक्रेटेरिएट में इख्तियारात ना दिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीएम ने मेरे से इस्तीफा लेके फाड़ दिया, उन्होंने कहा मैं जबान देता हूं, मैं तुम्हें इख्तियारात दूंगा। वहां पे कोई इख्तियारात नहीं दिए मैंने। उसके अलावा हर इश्यू पे इन्होंने करप्शन की, वहां लैंड रिकॉर्ड की करप्शन थी, रेवेन्यू की करप्शन थी, मुल्तान की, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर गए, मैंने उन्हें 5 फाइलें दी। अब सुन लें यही बात सुन लें, मैंने 5 फाइलें दी। अब मेरी यही बात सुन लें प्लीज। मैं सुन रही हूँ सर, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि फिर ये अगर अभी फर्ज करें, आपने कहा ना मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ हूँ, ठीक है, तो अगर अभी आपको इमरान खान साहब एक फोन करें और कहें कि मलिक अहमद हुसैन डर साहब गुस्सा थूके, मैं आपके ये जो मुतालबात की फहरिस्त आप बना रहे हैं मैं ये सारे पूरे करूंगा, तो फिर तो सारा गुटी गुटी हो जाना है ना, कोई मसला नहीं है फिर। मेरे मुतालबात माने मैं पीटीआई के साथ हूंगा, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स। लेकिन अगर इनके जो टीम है, जो ये गाली गलोच ब्रिगेड है, जो ये जो कलीमुल्ला सलीमुल्ला है, 6 महीने इनको एक वजारत में रखते हैं, 6 महीने बाद दूसरी वजारत में रखते हैं ताकि अच्छी तरह इस मुल्क को लूट लें। वो इन्हें इसके ऊपर भी अगर ना एग्री करें, वो इन्हें मेरा एक मुतालबा भी, अभी मैं चाहता हूं कि एक मुल्तान में बर्न सेंटर में अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, यकीन कर लें कि मुल्तान में बर्न सेंटर में बच्चे जो हैं उनको वो दाखिल इसलिए नहीं हो सकते कि वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे स्ट्रेचर्स नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। और ये निश्तर में बर्न सेंटर में बच्चे दाखिल होते हैं और दूसरे दिन मर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया फ्री माहौल चाहिए। बर्न सेंटर जो इटली का बना हुआ है वहां पे बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां के इंचार्ज सीएम साहब के दोस्त हैं, वो जो है वहां प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। मैंने 6 महीने से ये मुतालबा किया है। जो गरीब, देखें आपके लिए ये छोटी बात है, आप हैं बड़े लोग, आप कहते हैं इंटरनेशनल बात करें। अगर मैं जले हुए बच्चों की बात करूं, मैंने तस्वीरें दी हैं आपके मीडिया के, आपकी टीम को, अगर वो ये दिखा दें जले हुए बच्चों की तस्वीरें, आपको रात को नींद नहीं आएगी। वो बच्चे मर रहे हैं, 6 महीने से मैं पीट रहा हूं। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर को कहा है, 2 दफा चीफ मिनिस्टर को कहा है, उन जले हुए बच्चों को बर्न सेंटर में दाखिल करवाएं। ये कैसी रियासत मदीना है कि जले हुए बच्चों के लिए आपको तरस नहीं आता। वहां पे 5 फाइलें दी हैं जिसमें उन्होंने लूट के रख दिया, उनको गरीबों की 2-2 कनाल जमीन उतार ली है। ठीक है डर साहब, मुझे बताइए शौकत बसरा साहब, क्योंकि सारे लोगों ने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के फोन जो हैं वो बंद हो गए हैं और जिनके खुले हुए हैं वो रिसीव नहीं कर रहे। मैं आपकी तरफ आती हूँ, आखिरी दफा दोबारा पूछूंगी पैसा कितना चला सिंध हाउस के अंदर। लेकिन शौकत बसरा साहब, ये अहमद हुसैन डर, अच्छा नहीं है अभी शौकत बसरा साहब, जब आते हैं तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। अच्छा डर साहब, फिर मैं आपसे ही कंक्लूड कर लेती हूँ ना, क्योंकि अभी आपने कहा तूफान बदतमीजी और जो मुशीरान और सारा कुछ हो रहा है, कल हमने कुछ टीवी चैनल्स पर भी देखे ऐसे मामलात को, उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ आगे। लेकिन ये मुझे बताए ना सर कि वाकई सिंध हाउस में किसी ने कोई पैसे की ऑफर नहीं दी कि भाई ये 10 करोड़ 8 करोड़ ले लो और मामला आगे चलाते हैं, फिर टिकट तो हमारा ही हो, मतलब मिलेगा भी आपको और वोट भी आपने हमें ही देना है। डर साहब, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, मैंने 4 कनाल जमीन अभी दी है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, मैंने 4 कनाल जमीन दिया, 40 करोड़ की 1122 सेंटर को वक्फ किया है। मैंने वक्फ किया अभी 1 महीना पहले, चेक कर लें आप, 40 करोड़ की जमीन। और मेरे 7 मुरबे जमीन थे, मैंने 7 मुरबे सियासतदानों और बड़े लोगों को खिला दी है। मेरे दादा वो थे जो पाकिस्तान बना था तो मुहाजिरीन को मेरे दादा ने साउथ पंजाब में मुल्तान में संभाला था, हमें वो अवार्ड देने आए थे तो हमने कहा था सुन्नत रसूल। ठीक है डर साहब, पैसा नहीं चला, आप भी यही कह रहे हैं। शौकत बसरा साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आ गए हैं लाइन पर, जरा उनसे ही बात कर लेते हैं। शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नहीं है? बड़ा वैसे अजीब क्वेश्चन किया आपने, मुझे तो आपकी सहाफत पे शक होने लग गया है। चले आप शक करें सर, बहुत सारे शुक्र को शुरुआत है। आप सवाल वापस लें पहले आप। अच्छा, मैंने सवाल वापस ले लिया। शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैसियत से हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, अब ये फरमाइए, अब सही है? गुड वन। और मैं समझता हूँ कि ये आपका बड़ापन है। नहीं, अब आप मेरी बात सुन लें सर, अब मुझे बोलने का मौका दीजिएगा 1 मिनट। ये जो कुछ सिंध हाउस के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बशमूल एमएनएज ने किया, ये आपको सूट करता है बहैसियत हुकूमत वक्त? बुरा हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ इसकी मैं न सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि शेख रशीद साहब ने अभी आपने देखा कि एमएनएज तक गिरफ्तार करवा दिए हैं।
देखिए तो आप जज्बात रिलीज भी हो गए सर रिलीज भी हमारी हो बात गए। नहीं, देखें वो तो जाहिर है उनको कस्टडी में लिया। गुजारिश ये है कि जज्बात अपनी जगह, गुस्सा अपनी जगह, जज्बात में होश नहीं खोना चाहिए, होश में रहना चाहिए। ठीक है, एक कारकुनान का जज्बात है, लेकिन ये हरगिज नहीं है कि जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ पर दूसरे सूबों से पुलिस लगाकर वहाँ पे 400 पुलिस के नाके लगाए हुए हैं। हमारे लोगों को जरा इश्ताल आया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नौजवान हैं, ये खान के दीवाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जोश में होश को खो दिया जाए। इसकी बिल्कुल ठीक है शौकत बसर साहब, लेकिन इस वक्त जो एक मामला है सर दस्त, वो ये है कि जाहिर है आप 27 को जलसा करने जा रहे हैं, उधर ऑपोजिशन अपना जलसा कर रही है, ये आपने आज मंजर देख लिया है। आपको लगता है कि इस कैफियत के साथ इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर जलसा होना चाहिए? क्योंकि कंट्रोल में ये किसी के नहीं आते, ये आपको मुझसे अच्छी तरह पता है। ये कारकुनान जो है इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि ये जलसों के जो मामला हैं इसको वापस लेना चाहिए हुकूमत को सबसे पहले, और फिर जाहिर ऑपोजिशन को भी? नहीं, देखें पहली बात तो ये है, जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, छोटी मार्च, बड़ी मार्च, छोटी धरनी, बड़ी धरनी, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। ये अभी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लेकर आए, मोस्ट वेलकम, ये आईनी तरीकाकार है। लेकिन अब बात अभी हमारे जलसे की। हमने जलसा अनाउंस किया था पहले, होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन को अगर वो जलसा कर सकते हैं तो क्या हमारा जलसा करना हक नहीं है? क्या हमें, हमारे जो कारकुनान है, अभी वजीर आजम, ये तो लोग कहते थे कि लोग खान बाहर तो निकले, इतना बड़ा रिएक्शन होगा, लोग पत्थर मारेंगे, अंडे मारेंगे, तो अब किस चीज की परेशानी है? ये अपनी डेट हमारी 27 है, ये जलसा करें, शौक से करें। ये 25 अभी OIC हो रही है, 23 को खत्म हो जाएगी, ये 24 करें, 25 करें, 26 करें, लेकिन ठीक है। लेकिन शौकत बसरा साहब, अब मुझे आप एक बात बताएंगे, एक चीज मुझे बताइएगा। देखिए आप लोग भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां लबो लहजा बाज़-औक़ात हम देख रहे हैं बहुत बिगड़ जाता है। कल एक नेशनल टीवी चैनल के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू हुई है वो ना कोई दिखा सकता है ना बता सकता है। लेकिन सर ये लबो लहजा, लोग कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है हुकूमत की, यानी अब इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। देखिए सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, हाथ फूल जाना, हमारे ये कहना कि जी ये बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही, हर बात की समझ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान एक सोच का नाम है। इमरान खान ना कोई दिहाड़ियां लगाने आया है, ना टीटियां लगाने आया है, और ना ही ब्रीफकेस भर के लोगों को खरीदेगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। मैं कहता हूँ आप मैक्सिमम सोच लेते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स तरीके अदम-ए-इत्तेमाद होती है, कामयाब हो जाती है, तो क्या होगा? हम एक जो कुर्सी है उससे उठेंगे, दूसरी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। मेरे वर्ड रिकॉर्ड पे रखिएगा, अगर हम नाकाम हो गए और हमारे पास तरीके अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हो गई तो बिल्कुल हम जलाओ गिराव नहीं करेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमले नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट पे हमले नहीं करेंगे। साहब, मैं आपकी बात को तस्लीम कर रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं कि आप ही के वुज़रा, आप ही के लोग, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, मैं नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारे मामला अब आवाम ही तय करेगी, ये किसी के बाप का माल नहीं है कि इस तरह से हम लुटने देंगे। इसका मकसद है कि वो एजिटेशन फैलाई जा रही है। नहीं, रुकिए। अब आप इसको अपने पैराए से ले रही हैं, आप अपने अल्फाज से इसको नरेट कर रही हैं। नहीं सर, अल्टीमेटली सुनिए, अल्टीमेटली जमहूर किसको कहते हैं? अवाम को कहते हैं। अवाम ही फैसले करती है कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। जमहूरियत इसी बात का नाम है ना। जमहूरियत के अंदर आप वोट डालते हैं, आप अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपने बंदों को इलेक्ट करते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि अवाम फैसला करेगी। पहले भी अवाम ने फैसला किया, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। अब भी अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर अवाम फैसला करती है कि खान साहब को मेजोरिटी देती है तो सत बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं देते तो जो रोल हमें असाइन जमहूरियत करेगी, जमहूर करेगी, अवाम करेगी, ये बात कर रहे हैं वो। आप उस बात को दूसरे अंदाज से लेके जा रहे हैं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे मामला तफाहम तफहीम से हल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? ये इस मंजरनामों के बाद भी हमारी तरफ से देखें, हमारी तरफ से किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि जब अदम-ए-इत्तेमाद आती है तो आपको याद होगा अदम-ए-इत्तेमाद में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ लोगों की बोलियां लगती हैं, कहाँ कहाँ खरीदो फरोख्त होती है,
कहां से ब्रीफ के सर अभी शौकत बसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चौधरी शजात साहब का बयान आया, कह रहे हो ये मैंने जिंदगी में पहली अनोखी अदम एतमाद की तहरीक देखी है, जहां ना वोट बिक रहा है और ना नोट चल रहा है। लोग जमीर वाक़ा, मुझे तो लग रहा है चौधरी शजात ये कहना चाहते हैं कि वाक़अतन लोग जो है जमीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है भी तो उसको अफाम तफहीम से मामले को हल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मामला बहुत आगे निकल जाएं और कंट्रोल करना किसी के भी बस में ना रहे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।